हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद राजवंश के बारे में। देखिए जो हमारी सीरीज चल रही है उत्तराखंड हिस्ट्री की, उसको हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज हमारा तीसरा यूनिट है। तीसरे लेक्चर में आज हम बात करेंगे चंद राजवंश की। इससे पहले हमने कुनिंद, पौरव और कत्यूरी राजवंश को अच्छे से क्लियर कर दिया है। आज का जो हमारा सेशन होगा, आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि चंद वंश से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। तो देखिए चंद वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, डिटेल में हम लोग एक एक फैक्ट के साथ पढ़ेंगे। और ये PDF आपको अगर चाहिए तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये सारे नोट्स मैंने खुद बनाए हुए हैं। काफ़ी सारे बुक्स को एनालिसिस करके उनमें से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम्स के लिए। तो देखिए चंद राजवंश की बात करें तो जो चंद राजवंश होता है ये स्टार्टिंग में जो होता है ये डोटी के जो मल्ल थे उनके अधीन होते हैं। ठीक है, चंद राजवंश क्या होते हैं, स्टार्टिंग में डोटी के मल्लों के अधीन होते हैं। अब डोटी वाला जो क्षेत्र था, सोर और सीरा वाला जो क्षेत्र था, सोर बोले तो पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र, सीरा बोले तो डीडीहाट वाला क्षेत्र। ठीक है, इन दो क्षेत्रों में जो रहते थे उनको बोला जाता था डोटी के मल्ल। तो ये डोटी के मल्लों के अधीन हुआ करते थे चंद राजवंश। अब मैंने इससे पहले जो कत्यूरी पढ़ाया था, कत्यूरियों में मैंने जो अंतिम शासक बताया था ब्रह्मदेव। ठीक है, तो ब्रह्मदेव क्या करता है, अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद नामक एक व्यक्ति से कर देता है और उसको एक मतलब क्षेत्र चंपावत वाला जो एक क्षेत्र था उसको दान में देता है, या फिर उसको मानो तो दहेज में देता है। ठीक है, तो वहीं पर क्या करता है सोमचंद, राजबुंगा किले का निर्माण करता है। ठीक है, राजबुंगा किले का निर्माण करता है और इसी राजबुंगा किले के निर्माण के पश्चात यहाँ पर होती है, चंद राजवंश की उत्पत्ति होती है, मतलब स्थापना होती है। तो इस तरीके से हम लोग समझें तो चंद राजवंश का जो संस्थापक था वो था सोमचंद। कौन था, सोमचंद क्या था, चंद राजवंश का संस्थापक था। ठीक है, तो इस तरीके से चंद वंश की स्थापना होती है। अब इसकी स्थापना काल माना जाता है 1020 ईस्वी से लेकर 1025 ईस्वी के बीच में। ठीक है, 1020 से 1025 ईस्वी के बीच में माना जाता है कि चंद राजवंश की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। अब ये हमारे जितने भी इतिहासकार हैं वो इसमें अलग अलग मत देते हैं। कोई इसको 888 भी बताता है, लेकिन जो एटकिंसन और बद्रीदत्त पांडे हैं उनके अनुसार 1020 से लेकर 25 ईस्वी के बीच में क्या करी थी, सोमचंद ने चंद राजवंश की स्थापना करी थी। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग बात करें सोमचंद के बारे में। तो देखिए सोमचंद जो था इसने क्या करा, ब्रह्मदेव की पुत्री से विवाह करा। इसके पश्चात इसको जमीन दान में मिली, वहां पर इसने क्या करा, राजबुंगा किले का निर्माण करा था। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब देखिए जो राजबुंगा किले का निर्माण इसने करा तो उस किले के रखवाली करने के लिए इसने क्या करे थे, 4 किलेदार रखे थे। ठीक है, जो क्या करते थे, किले की रखवाली करते थे। 4 किलेदार इसने रखे थे और इन जो 4 किलेदार थे, इन 4 किलेदारों को चाराल नाम से भी उस टाइम पे जाना जाता था। इनको किस नाम से जाना जाता था, चाराल नाम से इनको जाना जाता था। अब देखिए इन चाराल में जो 4 मतलब इन्होंने 4 व्यक्ति इन्होंने वो रखे थे। तो ये कौन कौन से व्यक्ति थे, ठीक है, तो कार्की हो गए, बोरा हो गए, तड़ागी हो गए और चौधरी हो गए। ये 4 इसने क्या करे थे, चाराल रखे थे जो किले की क्या करते थे, किलेदारी करते थे, रखवाली करते थे। ठीक है, अब देखिए बात करें हम सोमचंद की, तो इसने 2 गुट बनाए थे। ठीक है, 2 गुट बोले तो इसके 2 मतलब ग्रुप बनाए हुए थे इसने। एक गुट जो था महराओं का गुट था इसका। ठीक है, जो क्या करते थे, जो राज्य की जितनी भी रणनीति होती है, देखरेख उसकी करते थे। रणनीति, राज्य की रणनीति हो गई, राज्य की देखभाल हो गई, देखरेख हो गई, ये सब क्या करते थे, जो सोमचंद ने 2 गुट बनाए हुए थे। एक गुट था महराओं का, एक गुट था फर्त्यालों का। ठीक है, महरा और फर्त्याल नामक 2 गुट इसने बनाए थे, जिसमें ये लोग क्या करते थे, जो राज्य होता था उसकी रणनीति की देखरेख करते थे। ठीक है, अब देखिए सोमचंद के बारे में कुछ और फैक्ट हैं। ये शैव मतावलंबी था, मतलब ये शैव धर्म को मानता था। ठीक है, शिव की ये पूजा आराधना करता था। अब इसके बाद हम बात करें तो जो उस टाइम पे दोणकोट हुआ करता था, दोणकोट के जो रावत हुआ करते थे उस टाइम पे, उसको क्या करा था, सोमचंद ने पराजित करा था। ठीक है, दोणकोट के रावतों को किसने पराजित करा था, सोमचंद ने पराजित करा था। तो सोमचंद के बारे में बस इतने ही फैक्ट हैं। सोमचंद ने क्या करी थी, चंद वंश की स्थापना करी थी। कहां पर करी थी, चंपावत के राजबुंगा किले में, और राजबुंगा किले का निर्माण भी इसी ने कराया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद करने हैं सोमचंद से। इसके बाद जो अगला शासक हमारा आता है वो आता है इंद्रचंद। ठीक है, अब इंद्रचंद के बारे में बात करें तो इसके बारे में ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट पूछा नहीं जाता है। इसके बारे में एक ही चीज आपको याद रखनी है
कि इंद्रचंद के टाइम पर क्या हुआ था, रेशम उत्पादन हुआ था, ठीक है, रेशम का उत्पाद हुआ था और रेशम के वस्त्र उस टाइम पे बनाए जाने लगे थे, ठीक है। और इसने क्या किया था, नेपाल मार्ग के रास्ते चीन से व्यापारिक संबंध भी स्थापित करे थे। इंद्रचंद ने क्या करे थे, जो नेपाल मार्ग है, नेपाल मार्ग के रास्ते इसने क्या करे थे, चीन से व्यापारिक संबंध बनाए थे, ठीक है। जो व्यापार के लिए जो संबंध बनाए थे वो था इंद्रचंद। तो दो ही चीज आपको याद करने हैं, रेशम उत्पादन इसके टाइम पर हुआ था, रेशम वस्त्र का निर्माण इसके टाइम पर हुआ था, और नेपाल मार्ग से चीन से जो व्यापारिक संबंध बनाए थे वो इंद्रचंद के टाइम पर ही बनाए गए थे, ठीक है। अब बात करें इंद्रचंद के बाद, तो इसके जो उत्तराधिकारी आते हैं वो आते हैं क्रमशः संसार चंद, उसके बाद सुधा चंद, हरिचंद, वीणा चंद। अब देखिए इन तीनों के बारे में उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब हम सीधे बात करते हैं वीणा चंद के बारे में। देखिए वीणा चंद के बारे में हम लोग देखते हैं, वीणा चंद का जो शासनकाल यहाँ पर रहा वो 1175 ईस्वी से लेकर 1223 ईस्वी के बीच में रहता है, ठीक है। काफी लंबा इसका शासनकाल रहता है, लेकिन इसके टाइम पर क्या हुआ था, जो चंद की शक्ति थी वो थोड़ी सी कमजोर हो गई थी। और ये जो वीणा चंद था ये भोग विलास वाला राजा था, ठीक है, भोग विलासी राजा था, भोग विलास में ही ये क्या रहता था, मगन रहता था। तो राज्य की देखरेख ये नहीं कर पाता था, जिस कारण इस चंदों की क्या हो गई थी, शक्तियां थोड़ी सी कमजोर हो गई थी। इसी का फायदा उठाते हुए जो खस लोग थे उस टाइम पर, तो खसों ने क्या कर दिया था, वीणा चंद को पराजित कर दिया था, ठीक है। वीणा चंद पर खसों ने आक्रमण किया और उसको पराजित करके चंद राजवंश हथिया लिया था उन्होंने, ठीक है। तो उसके बाद कुछ टाइम तक यहाँ पर क्या होता है, खसों का यहाँ पर राजकाज चलता है, मतलब खसों ने यहाँ पर अधिकार किया तो उनका यहाँ पर शासनकाल कुछ टाइम तक चलता है। लेकिन वीणा चंद के पश्चात जो राजा बना था वीरचंद, ठीक है, वीरचंद एक शासक होता है। वीरचंद ने क्या करा था, खसों को हराकर पुनः गद्दी वापस ले ली थी, ठीक है। जो वीरचंद आया, वीरचंद ने क्या करा, खसों को हराकर पुनः राज्य को कब्जे में ले लिया, अपने कब्जे में, और खुद राजा बन गया, कौन, वीरचंद। तो इस तरीके से खसों का यहाँ पर खात्मा हो जाता है। उसके बाद दोबारा चंद वंश की यहाँ पर राज्य यहाँ पर दोबारा चलता है। अब बात करें कुछ अन्य फैक्टों की जो वीणा चंद के टाइम पीरियड पर हुई थी, तो उसमें एक फेमस है यहाँ पर अशोक चल्ल नाम से एक व्यक्ति, ठीक है। अब अशोक चल्ल कौन था, अशोक चल्ल नेपाल नरेश था, ठीक है, ये आपको याद करना है। नेपाल क्या था, ये नेपाल नरेश था अशोक चल्ल। अशोक चल्ल जो था, इसके समय में जो चंद शासक हुआ करता था ये होता था वीरचंद, जो अभी मैंने बात करी वीरचंद की, जिसने खसों को पराजित करके पुनः चंद वंश की जो गद्दी थी वो वापस ले ली थी। तो यही वीरचंद अशोक चल्ल के टाइम पर चंदों का क्या हुआ करता था, शासक हुआ करता था, ठीक है। अब बात करें वीरचंद की, तो इसका उत्तराधिकारी बनता है नरचंद, ठीक है, नरचंद बनता है, जो 1236 के आसपास क्या होता है, गद्दी पर बैठता है। 1236 के आसपास नरचंद गद्दी पर बैठता है। अब यहाँ पर मैं अशोक चल्ल इसीलिए बता रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके यहाँ पर अभिलेख भी हमें प्राप्त होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे अशोक चल्ल के बारे में। उससे पहले हम लोग बात करते हैं, जब वीणा चंद का कार्यकाल होता है उस टाइम पे एक क्राचल देव होता है, ठीक है, क्राचल देव होता है, उसका 1223 ईस्वी का क्या हुआ है, एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। कितनी ईस्वी का, 1223 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्राचल देव का अभिलेख कब मिला था, मतलब कब का अभिलेख इनका प्राप्त हुआ है, कहां से प्राप्त हुआ है, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए क्राचल देव जो थे, इनका अभिलेख प्राप्त हुआ है 1223 ईस्वी का, और ये अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से, ठीक है। जो चंपावत में बालेश्वर मंदिर है वहां पर से क्राचल देव का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। अब ये जो अभिलेख है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें 10 मांडलिक राजाओं का वर्णन हमें देखने को मिलता है, मतलब इसमें 10 राजाओं का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, जिसमें से क्या है, कुछ चंद राजवंश से रिलेटेड राजा भी हैं। अब देखिए जो 10 राजा हैं, 10 राजा में से 3 चंद शासक हैं, ठीक है, 3 तो चंद शासक हैं। वो कौन कौन से हैं, एक तो हमारा वीणा चंद हो गया, याद करना आपको, एक वीणा चंद हो गया, एक वीर चंद हो गया और एक नरचंद हो गया। इन 3 राजाओं का इसमें उल्लेख मिलता है, 3 चंद शासकों का। अब बात करें 10 शासकों में से जो 7 शासक हैं ये अन्य शासक हैं, ठीक है, 3 चंद शासक है, बाकी 7 अन्य शासक हैं। इसीलिए ये जो क्राचल देव का अभिलेख है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद हम बात करें गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख की, तो जो गोपेश्वर त्रिशूल
अभिलेख है ये किसका है? अशोक चल्ल का है। थोड़ी देर पहले मैंने अशोक चल्ल के बारे में बात करी थी, जो बीरचंद के टाइम पीरियड पर आया था। मतलब जब अशोक चल्ल यहाँ पर आता है उस टाइम पे बीरचंद का क्या चल रहा था? चंद राजवंश में शासनकाल चल रहा होता है। तो अशोक चल्ल का भी हमको क्या मिलता है? एक अभिलेख प्राप्त होता है जो 1191 ईस्वी का है। ठीक है, कब का है? 1191 ईस्वी का है। इस जो ये अभिलेख है इससे भी हमें चंद राजवंश के बारे में काफ़ी चीज़ों का पता चलता है। तो अशोक चल्ल का गोपेश्वर त्रिशूल लेख है। गोपेश्वर त्रिशूल लेख कब प्राप्त होता है ये पूछा जाता है, तो ये होता है हमें 1191 ईस्वी का। ठीक है, तो इसके बाद जो अन्य शासक आते हैं उनमें मुख्य रूप से थोहर चंद है। अब देखिए थोहर चंद पर क्या है, एक विवाद है। जैसे हर्षदेव जोशी है और काफ़ी सारे अन्य इतिहासकार हैं, वो क्या मानते हैं? थोहर चंद को चंद वंश का वास्तविक संस्थापक इसको मानते हैं। ठीक है, चंद वंश का वास्तविक संस्थापक किसको मानते हैं? ये मानते हैं थोहर चंद को। लेकिन थोहर चंद वास्तविक संस्थापक नहीं हो सकता, ये सरासर क्या है? गलत है। क्योंकि इससे पहले इसका देखिए शासनकाल कब से कब तक चलता है? 1261 से लेकर 1281 ईस्वी तक इसका यहाँ पर शासनकाल चलता है। लेकिन हमको 1261 से पहले काफ़ी राजाओं के बारे में अभिलेख उल्लेख उनके बारे में मिलता है। तो ये तो चंदवंश का संस्थापक नहीं हो सकता, इसीलिए एटकिंसन और बद्रीदत्त पांडे के अनुसार सोमचंद ही चंदवंश का संस्थापक माना जाता है। लेकिन जो हर्षदेव जोशी हैं इनको चंदवंश का संस्थापक मानते हैं। अब बात करें थोहर चंद के बारे में, बस एक विवाद है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, बाकी इनके बारे में कुछ अन्य फैक्ट नहीं है। तो देखिए जो थोहर चंद है इनके उत्तराधिकारी बनते हैं कल्याण चंद प्रथम, इनके बाद क्रमशः त्रिलोक चंद और अभय चंद बनते हैं। अब इनमें से जो अभय चंद हैं ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनका एक अभिलेख हमको क्या मिलता है? एक अभिलेख प्राप्त होता है। जो ये अभिलेख मिला है 1360 ईस्वी का हमें प्राप्त होता है अभय चंद का। अब देखिए जो ये अभय चंद का अभिलेख प्राप्त हुआ है ये चंपावत के मानेश्वर नौले से प्राप्त हुआ है। ठीक है, 1360 ईस्वी में क्या होता है? अभय चंद का एक अभिलेख प्राप्त होता है चंपावत के मानेश्वर नौले से। इसमें गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे अभय चंद के बाद जो अन्य शासक आते हैं इनमें मुख्य रूप से गरुड़ ज्ञानचंद का नाम आता है। अब बात करेंगे गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनकी बात करें तो ये चंदों में 29वें नंबर के शासक बनते हैं। ठीक है, 29वें शासक होते हैं गरुड़ ज्ञानचंद। इनके टाइम पीरियड की बात करें तो 1365 ईस्वी से लेकर 1420 ईस्वी तक इनका एक लंबा कार्यकाल यहाँ पर चलता है। ठीक है, अब देखिए ये जो डेट होती है ये फिक्स नहीं होती है, हर किताब में आपको अलग अलग देखने को मिलती है, तो इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बनते, बस अपने नॉलेज के लिए आप लोग इसको याद कर सकते हैं। बाकी देखिए गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में बात करें तो ये जो गरुड़ ज्ञानचंद था ये पहला चंद शासक था जो दिल्ली दरबार गया था। अब आपको दिल्ली सल्तनत आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, तो जो दिल्ली सल्तनत है वहां पर क्या चल रहा था? मुगलों का शासनकाल चल रहा था। उससे पहले जो तुर्क आते हैं, अरब लोग आते हैं, गुलाम वंश, काफ़ी सारे यहाँ पर वंश आते हैं। तो उस टाइम पर जो दिल्ली सल्तनत था उस टाइम पे तुगलक वंश चल रहा था। ठीक है, तो गरुड़ ज्ञानचंद पहला चंद शासक था जो दिल्ली दरबार गया। दिल्ली दरबार उस टाइम पे मतलब भारत का सबसे बड़ा मतलब राज्य हुआ करता था, सबसे बड़ा दरबार हुआ करता था दिल्ली दरबार। तो दिल्ली दरबार जाने वाला पहला चंद शासक था गरुड़ ज्ञानचंद, जो कब गया था? जब फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल वहां पर चल रहा था। ठीक है, तुगलक वंश वहां पर चल रहा था और उसके शासक कौन थे उस टाइम पे? फिरोज शाह तुगलक थे। और गरुड़ ज्ञानचंद फिरोज शाह तुगलक से मिलता है और गरुड़ ज्ञानचंद से ये काफी प्रभावित होता है फिरोज शाह तुगलक, और इसको क्या करता है? गरुड़ की उपाधि दे देता है। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है गरुड़ ज्ञानचंद, ये ज्ञानचंद काफी तेज आदमी होता है, बहुत ही मतलब एक प्रतापी शासक होता है, गरुड़ की तरह तेज होता है, इसीलिए इसको गरुड़ की उपाधि देता है फिरोज शाह तुगलक। अब इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि गरुड़ ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी फिरोज शाह तुगलक। ऐसा भी पूछा जाता है गरुड़ ज्ञानचंद जब दिल्ली दरबार गया तो उस टाइम पर वहां का शासक कौन था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। अब ऐसा भी आ सकता है फिरोज शाह तुगलक ने गरुड़ की उपाधि किसे दी थी? तो ये दी थी ज्ञानचंद को। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे याद करने हैं। अब बात करें गरुड़ ज्ञानचंद की, तो इनका जो राज चिन्ह हुआ करता था ये हुआ करता था गरुड़। ठीक है, गरुड़ इनका क्या था? राज चिन्ह होता था। अब देखिए ये जो गरुड़ ज्ञानचंद थे ये विष्णु के उपासक थे। आपने सोमचंद पढ़ा, वो क्या थे? शैव मतावलंबी थे, मतलब शैव के उपासक थे, शिव के उपासक थे। लेकिन गरुड़ ज्ञानचंद की बात करें तो ये विष्णु के उपासक थे। ठीक है, विष्णु भक्त थे, विष्णु के उपासक थे।
अब देखिए जो फिरोज शाह तुगलक थे, इन्होंने जो तराई वाला क्षेत्र था ये ज्ञानचंद को दान में दे दिया था। ठीक है, उत्तराखंड में जितना भी तराई वाला क्षेत्र था उसको फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा था, ज्ञानचंद को दान में दिया था। ठीक है, अब देखिए गरुड़ ज्ञानचंद से रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट हैं जिनमें एक आता है सेरा खड़कोट ताम्रपत्र। जो सेरा खड़कोट ताम्रपत्र है ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से हमें प्राप्त होता है। इस ताम्रपत्र में गरुड़ ज्ञानचंद को राजाधिराज महाराज कहा गया है। क्या कहा गया है? राजाधिराज महाराज कहा गया है। एक रूप से माने तो इनकी अन्य उपाधि क्या हो जाती है, एक तो गरुड़ है, दूसरी उपाधि इनकी राजाधिराज महाराज इनकी उपाधि हो जाती है सेरा खड़कोट ताम्रपत्र के अनुसार। ठीक है, और इसको सेरा खड़कोट ताम्रपत्र में सेरा का विजेता भी बोला जाता है। ठीक है, सोर सीरा वाला जो क्षेत्र है सेरा का विजेता इसको माना जाता है। अब देखिए इनके टाइम पर इनके एक सेनापति हुआ करते थे, नीलू कठायत इनका नाम था। क्या नाम था? नीलू कठायत इनका नाम था। और ये नीलू कठायत से काफ़ी प्रभावित थे और ये ज्ञानचंद का क्या हुआ करता था, वीर सेनापति हुआ करता था। इसी कारण राजा ने इसको क्या दी थी, कुमैया खिल्लत दी थी। कुमैया खिल्लत क्या होती थी, एक विशेष प्रकार की एक पोशाक होती थी। ठीक है, एक विशेष प्रकार की पोशाक होती थी जिसको कुमैया खिल्लत कहते थे, जो गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू कठायत को दिया था। नीलू कठायत की बात करें तो ये कपरौली गांव का क्या था, रहने वाला था। इसके बाद देखिए एक और ताम्रपत्र प्राप्त होता है जिसको कहते हैं गोबासा ताम्रपत्र। ठीक है, गोबासा ताम्रपत्र हमको प्राप्त होता है। ये ज्ञानचंद ने 1418 ईस्वी में देवराज तिवाड़ी को एक गांव की वृत्ति दान में दी थी। इसका उल्लेख किस में मिलता है, गोबासा ताम्रपत्र में मिलता है। कितने सन में दी थी, 1418 ईस्वी में ज्ञानचंद ने क्या करा था, देवराज तिवाड़ी नामक एक शासक हुआ करते थे, उनको एक ग्राम की वृत्ति क्या करी थी, दान में दी थी। ठीक है, तो ये गोबासा ताम्रपत्र से हमको प्राप्त होता है जानकारी। तो ये सारे फैक्ट गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में आपको याद करने हैं। अब गरुड़ ज्ञानचंद के बाद जो इनके उत्तराधिकारी बनते हैं वो बनते हैं हरिहर चंद और द्वानचंद। ठीक है, हरिहर चंद और द्वानचंद क्या बनते हैं, इनके उत्तराधिकारी बनते हैं। इनके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम लोग सीधे बात करेंगे उद्यान चंद के बारे में। ठीक है, तो देखिए उद्यान चंद के बारे में बात करें तो इसके बारे में उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बारे में कुछ ही फैक्ट हैं जो हमें याद करने होते हैं। तो देखिए उद्यान चंद ने क्या करा था, चंपावत में जो बालेश्वर मंदिर है इसका निर्माण करा था। अब इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि चंपावत के बालेश्वर जो मंदिर है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से क्या मिला है, कराचल देव का अभिलेख मिला है 1223 ईस्वी का, जो इससे थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें 10 मांडलिक राजाओं का क्या मिलता है, हमें उल्लेख मिलता है। तो ये जो बालेश्वर का, जो चंपावत का बालेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण करता है उद्यान चंद। ठीक है, उसके बाद देखिए गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू कठायत को क्या होता है, धोखे से मार देता है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में आपको बताया था, तो गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में आपने सुना होगा, जो नीलू कठायत था वो गरुड़ ज्ञानचंद का ही क्या था, वीर सेनापति था। लेकिन गरुड़ ज्ञानचंद इसको धोखे से मार देता है और इसके धोखे से मारने के कारण जो उद्यान चंद होता है इसको काफी आत्मग्लानि होती है, इसको बहुत बुरा लगता है, जिस कारण उन्होंने काफी सारे मंदिर और नौलों का निर्माण कराया था। किसने? उद्यान चंद ने। ठीक है, क्यों कराया था? क्योंकि ज्ञानचंद, जो गरुड़ ज्ञानचंद था, उसने नीलू कठायत को धोखे से मार दिया था, जिसकी आत्मग्लानि होती है उद्यान चंद को, जिस कारण ये क्या करता है, काफी सारे मंदिर और नौलों का निर्माण करता है। अब देखिए 1423 ईस्वी में क्या होता है, बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र हमको प्राप्त होता है, जिसका संबंध किससे है, विक्रम चंद से है। ठीक है, बालेश्वर मंदिर का जो कार्य पूर्ण करा था ये विक्रम चंद ने करा था। निर्माण कार्य कराया था बालेश्वर मंदिर का उद्यान चंद ने, लेकिन इस कार्य को पूरा करा था विक्रम चंद ने। ठीक है, तो बालेश्वर मंदिर का जो ताम्रपत्र हमको प्राप्त होता है 1423 ईस्वी का, इससे पता चलता है कि जो विक्रम चंद थे इन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण कराया था। ठीक है, 1434 ईस्वी में चंपावत ताम्रपत्र भी मिलता है, जिसका संबंध भी किससे है, विक्रम चंद से है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद करने हैं। इसके बाद हम बात करेंगे भारती चंद के बारे में, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारती चंद के बारे में हमें देखने को मिलता है, ये ऐसा शासक था जिसने डोटियों को हराया था और चंदों को डोटियों से क्या करा था, मुक्त कराया था। ठीक है,
भारती चंद पहला ऐसा शासक था जिसने डोटियों को हराकर चंदू को मुक्त कराया था। मैंने स्टार्टिंग में बताया जो डोटी के मल्ल होते थे, डोटी के मल्लों के अधीन क्या थे? चंद थे। ठीक है, चंद किसके अधीन थे? डोटी के मल्लों के अधीन थे। लेकिन भारती चंद ने डोटी के मल्लों को हराकर चंदू को क्या करा? उनसे मुक्त कराया था। और डोटी का जो मल्ल वंश होता था, इसको हराने के पश्चात इसने सोर एवं सीरा वाले क्षेत्र पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। जो डोटी के मल्ल होते थे, इनका जो शासन चलता था वो सोर यानी पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र पर और सीरा यानी डिडिहाट वाले क्षेत्र पर इनका क्या चलता था? शासनकाल चलता था डोटी के मल्लों का। इसने डोटी के मल्लों को हराकर इन दोनों क्षेत्रों पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया था। और ये पहला ऐसा शासक था जो स्वतंत्र शासक बना था। ठीक है, स्वतंत्र शासक बना था। और उस टाइम पे भागा धोनियाल हुआ करते थे, तो भागा धोनियाल के साथ इनका द्वंद्व युद्ध हुआ था, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, भागा धोनियाल के साथ इनका द्वंद्व युद्ध है, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। अब देखिए इसने क्या क्या चीज़ें करी थी। जो भारती चंद था, भारती चंद ने करा था सैन्य शक्ति का गठन। ठीक है, सैन्य शक्ति का इसने गठन करा था। 12 वर्षों तक इसने डोटियों पर संघर्ष करा और 12 वर्ष पर डोटियों पर संघर्ष करने के पश्चात 1451-52 ईस्वी में इसको क्या हुआ? डोटी के मल्लों पर विजय प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब जब इसने डोटी के मल्लों पर विजय प्राप्त करी, उस टाइम पर डोटी का शासक कौन हुआ करता था? ये हुआ करता था जयमल्ल। इसी को यक्ष मल्ल भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद करना है। जब इसने भारती चंद ने जब डोटी के शासकों को हराया, मतलब डोटियों पर विजय प्राप्त करी, उस टाइम पर डोटी शासक कौन हुआ करता था? जयमल्ल या फिर यक्ष्मल्ल हुआ करता था। अब देखिए डोटियों पर इसने विजय प्राप्त करी थी और ये विजय प्राप्त करने में इसकी सहायता करी थी एक जाति हुआ करती थी, नायक जाति। ठीक है, नायक जाति ने इसकी काफ़ी सारी मदद करी थी डोटियों को हराने में। अब जो ये नायक जाति है, ये कैसे बनती है, क्या कैसे इनका निर्माण होता है या फिर उत्पत्ति होती है? जब ये भारती चंद क्या कर रहा था? डोटियों पर मतलब यहाँ पर अपना आक्रमण कर रहा था, इन पर संघर्ष कर रहा था, तो उस टाइम पर डोटी अभियान जो इसका चल रहा था, उसी टाइम पर एक जाति की उत्पत्ति होती है जिसको कहते हैं नायक जाति। ठीक है, इसी जाति की सहायता से ये इनको हराता है और इस नायक जाति को क्या बोला जाता है? चंदू की अवैध संतान भी बोला जाता है। तो ये आपको याद करना है, नायक जाति को चंदू की अवैध संतान भी बोला जाता है। अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे कुछ अन्य फैक्टों की। तो देखिए जो भारती चंद था, इसने अपने पुत्र की सहायता से सोर और सीरा वाले क्षेत्र को जीत लिया था। ठीक है, अपने पुत्र की सहायता से इसने क्या करा था? सोर, सीरा और जो थल वाला क्षेत्र था, इस पर अधिकार कर लिया था। जो भारती चंद का पुत्र था उसका नाम था रत्नचंद। ठीक है, रत्नचंद क्या था? भारती चंद का पुत्र था, जिसने क्या करा था? सीरा में डुंगरा बसेड़ा को अपना सामंत नियुक्त करा था। अब देखिए जो डिडिहाट वाला क्षेत्र है, सीरा वाला क्षेत्र, वहां पर इसने डोटी के मल्लों को हराकर विजय प्राप्त कर ली थी। उस विजय को प्राप्त करने के पश्चात इसने वहां पर डुंगरा बसेड़ा को क्या करा था? अपना सामंत नियुक्त करा था। ठीक है, अब देखिए जब इसने सोर वाले क्षेत्र पर आक्रमण करा, उस टाइम पर मल्ल वंश का वहां पर शासनकाल चल रहा था। जिसका वहां पर शासक था वो था बमसाह। ठीक है, बमसाह क्या था? उस टाइम पे मल्लों का शासक हुआ करता था सीरा वाले क्षेत्र पर। यही फैक्ट थे भारती चंद के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सीधे रत्नचंद के बारे में। देखिए रत्नचंद के बारे में बात करें तो 1477 ईस्वी में ये क्या करता है? गद्दी पर बैठता है। और इसी के समय क्या हुआ था? नागमल्ल का विद्रोह हुआ था डोटी में। ठीक है, जो डोटी वाला क्षेत्र था, यहाँ पर क्या होता है? नागमल्ल का विद्रोह होता है। रत्नचंद की बात करें तो इसने जागेश्वर धाम की यात्रा भी की थी। अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम पड़ता है, यहाँ पर इसने यात्रा करी थी और वहाँ पर इसने काफ़ी सारे ग्राम दान किए थे, भूमि दान किए थे। ठीक है, तो यही चीजें इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके बाद हम बात करते हैं कीर्ति चंद के बारे में। देखिए कीर्ति चंद की बात करें तो कीर्ति चंद 1488 ईस्वी से लेकर 1506 ईस्वी तक ये क्या करता है? यहाँ पर शासनकाल करता है। ठीक है, ये रत्नचंद का पुत्र होता है। इससे पहले हमने जो बात करी रत्नचंद की, इसका पुत्र होता है कीर्ति चंद। कीर्ति चंद के बारे में काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसने 1491 ईस्वी में क्या करा था? गढ़वाल पर आक्रमण करा था। ठीक है, और गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक भी यही था। ठीक है, गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक था। इसने गढ़वाल पर काफी बार आक्रमण करा था, जिसके पश्चात जब गढ़वाल पर अजयपाल का शासनकाल चल रहा था तो इसने अजयपाल को भी हराया था। ठीक है, अजयपाल को हराने वाला चंद शासक कौन था? कीर्ति चंद था। ठीक है,
देखिए कीर्ति चंद के बारे में बात करें तो इसने 12 मंडल खगमरा कोट जो अल्मोड़ा में पड़ता है पाली पछाऊ तक का अपने राज्य को विस्तार करने का इसने क्या करा था, प्रयास करा था। इतने क्षेत्रों को इसने जीतने का प्रयास करा था। तो काफी महान शासक हुआ करता था कीर्ति चंद। तो कीर्ति चंद के बाद बात करें तो क्रमशः प्रताप चंद, ताराचंद, मानिक चंद और भीष्म चंद इसके बाद क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। अब हम बात करेंगे भीष्म चंद की। तो भीष्म चंद का जो शासनकाल चलता है 1512 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, तो देखिए भीष्म चंद ने क्या करा था, जो बालो कल्याण चंद था इसका एक पुत्र, जो बालो कल्याण चंद था ये ताराचंद का पुत्र हुआ करता था। किसका पुत्र था, ताराचंद का पुत्र हुआ करता था बालो कल्याण चंद। तो भीष्म चंद ने बालो कल्याण चंद को गोद लिया था। ठीक है, क्या करा था भीष्म चंद ने, बालो कल्याण चंद को गोद लिया था। जो बालो कल्याण चंद था ये ताराचंद का पुत्र हुआ करता था। ठीक है, तो देखिए भीष्मचंद की बात करें तो इसने काफी सारे निर्माण कार्य भी करे, जिसमें इसका एक फेमस है खगमरा किले का निर्माण। भीष्मचंद ने क्या करा था, खगमरा किले का निर्माण भी करा था और वहीं पर इसने क्या करी थी, आलमनगर की नींव भी डाली थी। आलमनगर की बात करें तो आलमनगर ये अल्मोड़ा का प्राचीन नाम है, अभी इसको अल्मोड़ा नाम से हम लोग जानते हैं। पहले इसका नाम आलमनगर था, जिसका निर्माण किसने करा, नींव किसने डाली, भीष्मचंद ने डाली थी और वहीं पर इसने क्या करा था, खगमरा किले का निर्माण भी करा था। फिर इसके बाद हम लोग देखें तो 1514 ईस्वी में इसका क्या मिलता है, भीष्मचंद का एक ताम्रपत्र भी हमको प्राप्त होता है। तो देखिए यही सारे फैक्ट थे भीष्मचंद के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बालो कल्याण चंद के बारे में अगले सेशन में। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। इतने 10-12 शासकों के बारे में जो इंपोर्टेंट थे उनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात करी। बाकी अन्य जो शासक होंगे धीरे धीरे उनको भी हम कवर करेंगे। 3 से 4 जो हमारे लेक्चर रहेंगे इनमें हम लोग पूरे चंद वंश को कंप्लीटली करेंगे और इनके जो जितने भी यहाँ पर राज व्यवस्था चलती थी, इनके जितने भी टैक्सेस हैं, इनके बारे में भी हम लोग आने वाले सेशंस में बात करेंगे। तो होप करता हूँ गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई और थोड़ी सी भी आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे कंटेंट आप लोगों को दे सकूँ और आपको अच्छी नॉलेज मिल सके। तो मिलते हैं गाइज ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।